हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, मतलब फोर्स का पार्ट 3। ठीक है, तो कंसेप्चुअल स्टडी के साथ स्टार्ट करेंगे। आज स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले हमने बात किया था आवेग के बारे में, थोड़ा सा मैं पिछले टॉपिक पर जाऊंगा और देन उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पिछला टॉपिक हमने सबसे लास्ट में बात किया था आवेग के बारे में कि इम्पल्स होता क्या है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू हमने लिखा था फोर्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, जब अब इसको ओपन करते हैं तो एट लास्ट हमारा निकल के क्या आया था, एम इंटू डेल्टा वी का मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने करवाया था। ठीक है ना। जब हम आई बराबर डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी को ओपन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एम इंटू ए, फोर्स एफ बराबर एम ए फॉर्म में, तो एट लास्ट हमारा m इंटू डेल्टा वी आता है। पता है, यहीं से एक परिभाषा कहती है कि जो संवेग होता है ना, किसी वस्तु का संवेग ही आवेग होता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। किसी वस्तु का जो संवेग है वही तुम्हारा आवेग है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो फास्ट वे में कैसे डिराइव कर देते हैं। f बराबर एम ए रखो, m इंटू ए रख दिए, और मल्टीप्लाई है डेल्टा टी, बगल में है ना मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। ए को एक बार और ओपन करो, m इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, बचा क्या, m इंटू डेल्टा वी। और ज़रा याद करो, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो संवेग होता है, m इंटू डेल्टा वी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु का निहित संवेग, किसी ऑब्जेक्ट का जो इम्पल्स है वो एकदम इक्विवेलेंट है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, ये बेसिक बातें थी, इसको थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा, क्योंकि इम्पल्स निकालने का, आवेग निकालने का आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बल गुणे समय से निकालो या तो संवेग के परिवर्तन से निकाल लो। ठीक है ना, m इंटू वी से। ठीक, तो यहाँ पे बातें रिमेंबर आपको रखना है। और ज़रा सा एक यहाँ पे आपको अगर मैं लॉजिक वाली बात बताऊँ तो चलो देखो होता क्या है, m इंटू डेल्टा वी। अच्छा, ज़रा परिभाषा के थ्रू आओ, तो m इंटू डेल्टा वी का मतलब क्या है, कंसेप्चुअल वाइज वेग में परिवर्तन, कंसेप्चुअल वाइज वेग में परिवर्तन होगा ना, वेग में परिवर्तन। अब ज़रा एक बात बताओ, वेग में परिवर्तन है तो परिवर्तन निकालते कैसे हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही निकालते हैं ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही लिखते हैं। आप मुझे बताओ, अगर हम v फाइनल को v कह दें, अंतिम वेग v कह दें, और प्रारंभिक इनिशियल को u कह दें, कह सकते हैं ना। मैं एज्यूम करवा रहा हूँ क्योंकि आपको लैंग्वेज में कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये रख सकते हैं। और इन दोनों वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, सब्सटीट्यूट करें, तो ज़रा सा बताना एक चीज़ को, यहाँ से v माइनस यू हो गया और यहाँ पे ये डेल्टा v है, तो क्या हम इसको निकालते समय लिख सकते हैं, डेल्टा v के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू लिख सकते हैं, m ऑफ v माइनस यू। तो यहाँ से भी आप संवेग को निकाल सकते हैं, अगर आपको अंतिम वेग और वो दिया हो, किसमें, प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, तो ये चीज़ें रिमेंबर रखना है आपको। और अगर अब यहाँ पे और क्या चेंजेस करना चाहें, एक तो ये फॉर्मूला रिमेंबर रखिएगा कि कभी कभी सवाल ऐसे दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग दे देगा, तो v इज़ अंतिम वेग, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ, देखो कंसेप्चुअल तो हमारा पहले क्लियर हो चुका है, कंसेप्ट हमारा पहले क्लियर हो चुका है कि भाई फोर्स इंटू डेल्टा टी से निकालो या फिर m इंटू डेल्टा वी से, कंसेप्ट तो यहीं से क्लियर है। लेकिन थोड़ा स्पेशल केस में होता क्या है ना, कि स्पेशल केस आप सवाल को देख के डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल लो, तो ये तरीका है। ठीक, तो डायरेक्ट तरीका हम थोड़ा सीख लेते हैं जिससे चीज़ें हमें जानकारी रहें। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आज हम जो स्पेशल केस बात करने वाले हैं, संवेग के संरक्षण नियम पर, संवेग के संरक्षण नियम पर हम आज बात करने वाले हैं, पर्टिकुलर हम संवेग के संरक्षण नियम पर। तो क्या होता है संवेग का संरक्षण नियम, भाई किसी का भी संरक्षण नियम पढ़िए, संवेग का संरक्षण नियम, संवेग का संरक्षण नियम ये कहता इस बात को है, किसी का भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिपीट कर दे रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसी का भी संरक्षण नियम कहिए तो वो बस यही कहता है
कि उस वस्तु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ख़त्म कर सकते हैं। संरक्षण का मतलब यही होता है। और संरक्षण शब्द को पकड़िए तो यही कहता है कि वो चीज़ें उसमें कंजर्व रहेंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी यही कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं, अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई ना करें। अब ज़रा थोड़ा कंसेप्चुअल इसको समझ लीजिए। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अगर हम बाह्य बल ना अप्लाई करें, बाह्य बल क्या है 0, इस केस के लिए संवेग संरक्षण तभी निहित रहेगा, किसी बॉडी का संवेग संरक्षण तभी फॉलो करेगा जब आप उस वस्तु पर कोई बल ना लगाओ। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। और सेंस वाइज ऐसे समझो कि अगर कोई गेंद चल रही है, लुढ़क रही है, तो उस पर हमें फोर्स नहीं लगाना है। 2 गेंद लो और 2 गेंद को आपस में टकराओ या उसको छोड़ दो, कुछ भी करो, तो आपको दोबारा उसमें फोर्स नहीं अप्लाई करना है। तो इस केस में, इस शर्त में, अगर 2 गेंद हैं उन पर हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में, तो उस शर्त में क्या कंजर्व हो जाता है उस वस्तु में? संवेग संरक्षित रहता है। मतलब कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। संवेग संरक्षण का यही नियम कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं तो उस वस्तु में प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग संरक्षित रहता है। और संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचा कर रखना। संरक्षण का मतलब होता है बचा कर रखना। तो संवेग संरक्षण का यही मतलब है, इनिशियल संवेग बराबर फाइनल संवेग। अब जरा टर्म पर आओ, अब मैं एकदम कंसेप्चुअल पर आ चुका हूँ, कंसेप्ट पर आ चुका हूँ। अच्छा, हमें इसमें किसका संरक्षण निकालना है? संवेग का। और संवेग में हम पढ़ चुके हैं आएगा क्या? वेग और मास का गुणनफल। संवेग क्या होता है भाई? संवेग मास इंटू वेलोसिटी लिखते हो ना, m इंटू वी। तो यहीं से आपको कंसेप्ट लगाना है। कैसे? पहले कंसेप्ट को फील कर लो। अगर कोई बॉडी है m1 और शुरू में चल रहा है u1 से, और दूसरी कोई बॉडी है m2 चल रही है u2 से, बीच में इसमें टक्कर हुआ, टक्कर नहीं हुआ, उससे मैटर नहीं करता। टकराना ना टकराना वो अलग केस है। लेकिन अगर बॉडी का मास दिया है, ये दिया है, कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात ये बॉडी आपस में टकराए और इनका वेग v1 हो गया और दूसरी बॉडी का वेग v2 हो गया, v2। बीच में टक्कर हुआ होगा, टक्कर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा अगर इक्वेशन गिवन हो, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, ये v1 v2 अंतिम वेग हैं। ये आपका क्या है? ये जो मैंने v1 v2 लिखा है ये अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग। और ये जो u1 है ये प्रारंभिक वेग है, किसी भी बॉडी का प्रारंभिक वेग है ये। अब ज़रा कंसेप्ट वाइज सुनते जाना चीज़ों को। मैंने केवल 2 एग्जाम्पल लिया है ना, तो आप इससे घबराइएगा मत। यहाँ पे आप m3 u3 m4 m4 कितना भी ऑब्जेक्ट लेते जाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट आपको क्या लगाना है? प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो इसको वैल्यू पुट करो। अगर यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा क्या, ज़रा बताना। अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या यही रिलेशन आएगा ना कि m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो प्रारंभिक संवेग कहा है तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा? m1 इंटू u1 पहले वाले के लिए प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2। यही लिखोगे ना भाई, यही तो है प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग। तो आपके सवाल इसी पे मैक्सिमम हो जाएंगे। कोई भी वस्तु हो, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक इज़ इक्वल टू, ये भी आपका डॉट 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 चलता रहेगा आगे। बस आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मास और वेग का गुणनफल। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर? तो यही है तुम्हारा संवेग का संरक्षण नियम कि किसी भी वस्तु पर अगर हम बल ना लगाएं, बाह्य बल लगाएं ही ना, तो उस शर्त में प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। और संवेग में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल होता है। ठीक, ये केस स्टडी रिमेंबर रखना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके स्पेशल केस पर, इसी फॉर्मूले के स्पेशल केस पर। तो स्पेशल केस को हम अब नोट करते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा तुरंत के तुरंत, और इसका हम स्पेशल केस स्टडी करते हैं।
स्पेशल केस स्टडी करते समय हमें वाइट बोर्ड खाली चाहिए, इसलिए इरेज कर रहा हूँ। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m3 m1v1 प्लस m2v2, ये है। अब देखो फॉर्मूला यही है तुम्हारा। अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखो, यह है क्या केस, m1u1 m2u2 समय के साथ m1v1 m2v2, ये केस पढ़ रहे थे ना हम लोग। अब देखो केस फर्स्ट, ठीक, केस फर्स्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, पहला केस हमारा यही दो ऑब्जेक्ट हैं, टकराने से पहले u1 u2 है वेग, जरा समझना, u1 u2 ये टकराने के पहले का वेग है, टकराने के पहले का वेग है ये, लेकिन समय के साथ ये टकराते हैं, एक दूसरे में संयुक्त हो जाते हैं। केस सुनते जाना, प्रारंभिक वेग यही है, लेकिन कुछ समय बाद ये दोनों में संयुक्त हो गए। संयुक्त मतलब मिल गए, m1 और m2 दोनों मिल गए, ये देखो संयुक्त रूप, दोनों आपस में मिल गए और दोनों मिल के v वेलोसिटी से चलने लगे, ये फाइनल वेलोसिटी। भाई इनमें टक्कर हुआ, कोलिजन, टक्कर से पहले u1 u2 था और टक्कर के बाद ये संयुक्त हो गए, ये आपस में जुड़ गए, संयुक्त हो गए, चिपक गए, दोनों का मास जुड़ गया। तो इस केस में क्या होगा, संवेग। तो आप कैसे निकालोगे, तो केस रिमेंबर रखना, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर दोनों का मास मिला दो, m1 प्लस m2, यही है ना, और फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ से आप v निकाल सकते हैं, इसी v की डिमांड करता है, दिस इज आंसर। दिस इज उभयनिष्ठ वेग, दिस इज उभयनिष्ठ वेग। उभयनिष्ठ मतलब टकराने के बाद का कॉमन वेलोसिटी है ये, या इसी को अंतिम वेग कह दीजिए। टकराने के बाद का ये क्या है, अंतिम वेग है, टकराने के बाद का अंतिम वेग है, ठीक है ना। तो ये केस फर्स्ट याद रखिएगा। दो ऑब्जेक्ट टकराए तो, लेकिन टकराने के बाद संयुक्त हो गए, चिपक गए, और चिपकने के बाद एक साथ चलने लगे, ठीक। दिस इज केस फर्स्ट। अब इसके बाद केस सेकंड पढ़ते हैं, इसके बाद केस सेकंड पढ़ते हैं। दूसरा केस, कोई ऑब्जेक्ट है, वेग अभी भी u1 u2 है, भाई सबका कॉमन केस है, ये अभी भी है वही, अभी भी वही, वेग हमारा u1 u2 है। कोई दो वस्तुएं हैं, उनका प्रारंभिक वेग u1 u2 है, लेकिन ये टकराने से पहले एक दूसरे की दिशा में, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत, टकराने से पहले एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान थे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो गए, ये वो केस है। दो ऑब्जेक्ट, प्रारंभिक वेग वही है आपका m1 u1 m2 u2, लेकिन हुआ क्या, ये टक्कर से पहले ना, टक्कर से पहले ही ये विपरीत दिशा में थे। मतलब ये गेंद ऐसे चल रही थी, ये ऐसे और ये ऐसे, समझ रहे हो, टक्कर से पहले का है, गेंद पहले ही टकराई नहीं, उससे पहले ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, विपरीत दिशा में। तो इस केस में उभयनिष्ठ वेग क्या होगा, संयुक्त वेग क्या होगा, मतलब ये ऐसे आए होंगे और टकराए होंगे और फिर चिपक गए होंगे। ये पहले टक्कर हुआ, टक्कर के बाद ये दोनों चिपक गए, m1 m2, और फिर v वेग से आगे चलने लगे, फिर ये v वेग से गतिमान हो गए, ये वो केस है। आई होप समझ में आया। बिफोर कोलिजन दे आर मूवेबल इन अपोजिट डायरेक्शन, या ऑब्जेक्ट आर मूवेबल इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भाई टक्कर से पहले विपरीत दिशा में थे, समझ में आ रहा है, दिस इज u1, दिस इज u2, ऐसा कुछ थीम है। तो इस केस को क्या आंसर निकालें, कैसे इसका आंसर निकालें, कैसे इसका उभयनिष्ठ वेग निकालें, तो जरा कंसेप्ट को समझना। जो फार्मूला पिछला v आया था ना, वहीं से निकलेगा। तो v बराबर तुम्हारा होगा m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
आप उसी फॉर्मूले में माइनस कब लगता है, माइनस तब लगता है जब वो एक दूसरे के कैसे हों, ऐसा हो। समझ में आया चीज़ें? तो ये बात रिमेंबर रखिएगा। यहाँ पे माइनस आने का ये स्पेशल केस की यही तो खूबी थी, टकराने से पहले ही ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, और इस केस में आंसर ये होगा। ठीक है, इस केस में ये आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। इसमें प्रियोरिटी बस संवेग को समझना है आपको, इस कंसेप्ट में कुछ नहीं। अगर आपको ये भी थोड़ा कम समझ में आए तो इसमें कुछ है नहीं, है बस इतना, आपको प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग कर देना है, उसी रिलेशन से आएगा। स्पेशल केस हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकाल सकें। डायरेक्ट तरीके से आंसर कैसे निकाले उसके लिए हम स्पेशल केस पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब इसका केस थर्ड, इसी इक्वेशन को यूज़ करके समझ लो बना रहे हैं। ठीक है ना, ये V1 V2 सेम हो गया था इसलिए कॉमन हो गया था वहाँ पे। ठीक, इसी से सब निकल रहे हैं, मेन आपका यही है। अब केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड कहता है टकराने के बाद, ये केस थर्ड है, टकराने के बाद, टकराने के बाद दोनों पिंड, टकराने के बाद दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। ये वो स्पेशल केस है। अब ये कैसा है, U1 इसके पास भी होगा, शुरू में U1 था, बाद में U2 था, मतलब ये वाला शुरू वाला प्रारंभिक वेग था, लेकिन टक्कर के बाद हुआ क्या, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद ये दोनों अपोजिट दिशा में सेम डायरेक्शन से, सेम वेलोसिटी से क्या हो गए, गतिमान हो गए। M2 दिस इज V, ये स्पेशल केस है। प्रारंभिक वेग अभी भी U1 U2 है, ये सवाल में हर जगह सेम है, लेकिन अब ये स्पेशल केस है, टकराने के बाद दो पिंडों का प्रारंभिक वेग दिया था, रिजल्ट है टकराने के बाद अब ये टकराए और दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं। किस वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, ये सेम वेलोसिटी से गतिमान हैं, एक ही वेग से, एक ही वेग से गतिमान है, एक ही वेग से गतिमान है। मतलब यहाँ पे v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा उचित रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केस है, ये प्लीज़ बेटा ऐसे ही नोट करना एज इट इज़ ऐसे, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म में सबसे डीप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। केस इतना डीप में आपके बुक में नहीं दिया होता जितना डीप में मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तीनों केस को रिवाइज करके स्टडी करिएगा, आपको फ़र्क दिख जाएगा। पिछला केस अलग था, पिछला केस था टक्कर से पहले वेलोसिटी थी, याद करो पिछला केस टक्कर से पहले वो विपरीत में थे, ये टक्कर के बाद हैं दोनों, ये टक्कर के बाद दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिमान हैं। तो इस केस का स्पेशल फार्मूला क्या होगा, तो चलिए इसको नोट करते हैं। ये भी आपका यहीं से आएगा, ये फार्मूला भी आपका यहीं से आएगा। तो इस केस में लगाते हैं v बराबर m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। यहाँ पे मास डिक्रीज हो जाता है, मतलब मास सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यही इसका स्पेशल केस की खूबी है, यही इस स्पेशल केस की खूबी है, ठीक है। तो ये तीन केस आपको रिमेंबर रखना है भाई। पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 प्लस m4u4 डॉट 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 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा अपना। ये तो सबसे स्पेशल केस है। आपको शुरू का वेग दिया है, शुरू का मास दिया है, अंतिम का मास दिया है, अंतिम का वेग दिया है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान और मास का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो संवेग होता है, ठीक है ना। पहला केस फर्स्ट फिर क्या पढ़े थे, ये हमारा था। फिर सेकंड केस क्या हम पढ़े, सेकंड केस पढ़े कि टक्कर से पहले, टक्कर से पहले
वो विपरीत दिशा में गतिमान थे। टक्कर से पहले फिगर बना के बताया हूँ। फिर थर्ड और लास्ट केस था क्या, टक्कर के बाद विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं। और इसकी खूबी है सेम वेलोसिटी से, टक्कर के बाद गतिमान तो होते हैं लेकिन v = कांस्टेंट, नियत वेग से ये गतिमान हो जाते हैं, नियत वेग से। ये केस थर्ड था, ठीक है ना। उभयनिष्ठ वेग हमें निकालना था, कॉमन वेलोसिटी। तो ये आपका केस इस पर कंप्लीट। अब आपको एक हिंट देता हूँ, जितने भी प्रॉब्लम तुम लगाते हो ना बुलेट एंड गन पर, बुलेट गन प्रॉब्लम होते हैं ना, इसी पर बेस्ड होते हैं। बुलेट गन का तो कोई अदर कंसेप्ट है ही नहीं। चलो एक बार बस लिख कर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मास और मैन एंड बुलेट प्रॉब्लम, मैन एंड बुलेट प्रॉब्लम, या फिर इसी को कहते हैं गन एंड बुलेट प्रॉब्लम। सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है। मैन आए तो भी सही है और ये आए तो भी सही है। मैन एंड बुलेट प्रॉब्लम या फिर गन एंड बुलेट प्रॉब्लम, ये सवाल है, ये कंसेप्ट है। लेकिन पता है इस कंसेप्ट में लगता है संवेग का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी। जरा फील कर लो इसको एक लाइन में। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, आंसर आपको नहीं रटवाऊंगा। देखो ये है कोई पर्सन, थोड़ा बड़ा पर्सन बनाता हूँ, ये है पर्सन, ठीक है ना। ये कोई पर्सन है, दिस इज m, मास इज m, इसका मास m है, ठीक। ये अपने हाथ में ले लिया है गन। भाई मुझे गन बनाने नहीं आता है, आप समझ लीजिए ये गन है, ठीक है। ये इसका गन है, ओके। ये गन लिया है तो यहाँ से क्या फायर होगी, बुलेट। ये बुलेट आपकी फायर होगी यहाँ से बुलेट तुम्हारी ये फायर हुई, ठीक। ये अच्छा लग रहा है बुलेट, चलिए हमने अच्छा बनाया है। तो ये हमने बना लिया बुलेट, ठीक। ये बुलेट फायर हो गया। अब जरा समझना इस कंसेप्ट को। यहाँ पे किसके पास वेग रहेगा, जब तुम गन चलाओगे तो गन के पास वेलोसिटी होगी। समझने के लिए समझ लो, तो गन वाली वेलोसिटी को u कह दो, गन वाली वेलोसिटी को, मतलब जो बुलेट है, बुलेट का ये हो गया, ठीक। उसी तरह से जब आदमी बुलेट चलाएगा तो ये पर्सन क्या हिल जाएगा ना कुछ, या तो आदमी हिलेगा या तो आदमी पीछे हट जाएगा। तो आदमी की वेलोसिटी क्या होगी, v मान लें, अंतिम वेग। अंतिम, जब हम बुलेट फायर करते हैं तो हिलता कौन है, हिलता पर्सन है ना। गन चलाते समय आदमी हिलता है ना। अब इस कंसेप्ट को फील कर लो। तो अगर हम u कहे हैं बुलेट का वेग, बुलेट का, ठीक, या गोली का वेग, अगर हमने गोली का वेग u कहा है तो गोली का द्रव्यमान भी तो होगा, मास ऑफ बुलेट। गोली का द्रव्यमान, भाई जाहिर सी बात है होता है ना। तो इसके मास को स्मॉल m कह दे रहा है, छोटा, सब कुछ छोटा समझना। छोटी सी गन है तो छोटा सा m, छोटी सी गोली है तो छोटा सा वेग u। समझने के लिए बस आपको फील करवा रहा हूँ। क्लियर कंसेप्ट। आदमी ये कोई बड़ा है, आदमी का मास हैवी होगा ना, इसलिए कैपिटल M माने। और हैवी पर्सन है तो ये हिलेगा भी दूसरी तरह से, मतलब कि ये हिलेगा भी कुछ न कुछ वेलोसिटी से। तो आदमी का द्रव्यमान, ये M क्या है, आदमी का द्रव्यमान, और V क्या है, आदमी का वेग। ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, जो भी बुलेट को चलाएगा उसका वेग है। अब जरा सा कंसेप्ट सोचो, क्या गजब का कंसेप्ट है। क्या यहाँ पे संवेग संरक्षण नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इनिशियल संवेग बराबर अंतिम संवेग कर दो, काम खत्म। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग कर दो, आंसर खत्म। लेकिन जरा सा कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी। क्या गन चलाने से पहले आदमी हिलता है, नहीं हिलता ना। अगर आप गन को फायर ना करो तब तो सब कुछ जीरो। सर क्या है मतलब, देखो जब गन नहीं चली है तो आप कंसेप्ट यही लगाओगे ना, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यही लिखोगे आप। अब जरा खुद सोचो, प्रारंभिक संवेग में कौन कौन आएंगे, स्मॉल m स्मॉल u और पर्सन और इसका वेग, 4 लोग हैं ना भाई। तो देखो कैपिटल M और इनकी वेलोसिटी है 0, क्यों, क्योंकि शुरू में इसका थोड़े पास कोई वेग थोड़ी ना है। प्रारंभिक में मैन के पास कोई वेग नहीं है, तो दिस इज 0 और प्लस
किसके पास होगा प्रारंभिक वेलोसिटी, तो प्रारंभिक संवेग गोली एब्जॉर्ब करेगी। दिस इज m एंड दिस इज u। कुछ समझ में आया? मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन, सॉरी मास ऑफ बुलेट, ठीक, ये चीज़ें इज इक्वल टू कंप्लीट। अब बाद में बताना, जब अंतिम संवेग को ज्वाइन करोगे तो जरा खुद से सोचो, इस मास को और इस बुलेट को पकड़ा कौन है? पर्सन। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये दोनों मिलके संवेग देंगे, दिस इज v। अब समझ में आया? तो इसी कंसेप्ट पे आपको सवाल लगाना था। m इंटू 0 खत्म हो जाएगा, तो मास इंटू u बराबर m1 प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड इंटू v, कॉमन वेलोसिटी v। इसी पर आपके डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं। तो आपके बुक में इसी को स्पेशल केस लिख देता है, इसी को लिख देता है स्पेशल केस, लेकिन मैं कंसेप्ट को फील करवा रहा हूँ, इसको आपको ज़रूरत ही नहीं स्पेशल केस पढ़ने का। है तो प्रारंभिक संवेग ना, है तो प्रारंभिक संवेग और बराबर अंतिम संवेग कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या ये आदमी गन चलाने से पहले हिलेगा? क्या आदमी के पास शुरू में कोई वेग था प्रारंभिक? संवेग थ्योरी लगाओगे, कंजर्वेशन थ्योरी, तो क्या ये पर्सन के पास प्रारंभिक वेग था? नहीं था। तभी देखो कैपिटल M इंटू 0, क्यों? क्योंकि मैन की वेलोसिटी प्रारंभिक 0 है, आदमी का प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए M इंटू u। और प्रारंभिक संवेग लिखे हो तो किसके पास होगा प्रारंभिक संवेग? तो गन चलेगा ना, तो जैसे ही गन फायर होगा उसकी वेलोसिटी u प्रारंभिक और गन का मास u, इसीलिए देखो स्मॉल m इंटू स्मॉल u लिखे। इसके अलावा तीसरा पर्सन कोई है नहीं? हाँ सर कोई नहीं है। अब इक्वल लगो, इक्वल के बराबर कर दो अंतिम संवेग, अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग जब होगा तो आप मुझे बताओ, उस गन को, उस बुलेट को धारण कौन किया है? गन पकड़ा कौन है? अगर मैं गन पकड़ा हूं तो मेरा मास होगा और साथ ही साथ मास ऑफ गन भी तो ऐड करोगे, इसीलिए देखो m प्लस कैपिटल M हो गया। संवेग यही कहता है कि द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल। देख लो जरा सा, द्रव्यमान तुल्य द्रव्यमान है, इक्विवेलेंट मास है, दोनों जुड़ गए और v, और इस कंसेप्ट पे लगा दोगे, सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बातें सबको समझ में आई? क्लियर? तो ये था संवेग संरक्षण का नियम। अब लास्ट केस, बिल्कुल लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेट होकर सुन लो, बिल्कुल लास्ट में आपसे यही पूछता है कि गन का रिप्लाई कौन देगा? अगर हम गन फायर करते हैं तो रिप्लाई किधर मिलेगा? एक्शन रिएक्शन लॉ किसके ऊपर दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है, अगर गन आगे जा रहा है तो इसका प्रतिक्रिया बल पर्सन पे दिखेगा और पर्सन पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये आपसे पूछता है कि गन जो है, जो वेग है, जो बुलेट है, आदमी पर किस डायरेक्शन में बल लगाएगा? तो विपरीत दिशा में बल लगाता है, विपरीत दिशा में क्या लगाता है? बल लगाता है। बाकी इसके कंसेप्चुअल स्टडी सिर्फ इतने से हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी एक इक्वेशन से, क्योंकि बुलेट एंड मास प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गए। तो अब इसके बाद देखो, अब हम क्या सीख लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्चुअल स्टडी और कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर क्या करेंगे और आगे चलेंगे। तो ये था हमारा कंजर्वेशन थ्योरी, और इसके बाद बिल्कुल आसान सा एक स्पेशल केस आपको पढ़वा दूं और इसको भी फील करवा देते हैं, देन फिर अपने इस वीडियो को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो पहले एक कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट पढ़ लें, जिसे कहते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट मतलब लिफ्ट में गति, लिफ्ट में गति, ठीक, मोशन इन अ लिफ्ट। मोशन इन लिफ्ट बहुत आसान तरीके से हमें समझना है, बिल्कुल छोटे से 3 स्पेशल केस हैं, इसको स्टडी करते जाएंगे। कोई लिफ्ट है, ये हमने मान लिया लिफ्ट है, इसके अंदर कोई आदमी बैठा है, कोई आदमी बैठा है, ठीक है ना, ठीक, कोई पर्सन, ये मैंने छोटा सा बना दिया पर्सन। तो जब ये लिफ्ट नहीं चल रही है, मतलब a = 0, जब लिफ्ट गतिमान नहीं है, मतलब लिफ्ट या तो ऊपर जाती है या तो नीचे, तो यहाँ पर जो लिफ्ट है वो गतिमान नहीं है, गतिमान नहीं है, ये गतिमान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, a = 0, और इसका मतलब और क्या हो सकता है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, लिफ्ट तुम्हारा नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है, ये बात याद रखना। v = कांस्टेंट,
लिफ्ट जो तुम्हारा है वो नियत वेग से गतिमान है, तब भी त्वरण शून्य और या फिर चल ही नहीं रहा है। तो इस केस में बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा mg, एक ही फोर्स लगेगा ना mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसे एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हो, ये लगेगा प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। तो इस केस में जब एक्सीलरेशन है ही नहीं तो आप क्या रूल लगाओगे? R इज इक्वल टू एम जी, R इज इक्वल टू एम जी। आदमी को अपना कैसा द्रव्यमान मिलेगा? वास्तविक द्रव्यमान, उसको लगेगा, उसको अपने वास्तविक भार के बराबर पता चलेगा। तो आदमी का द्रव्यमान कैसा होगा? उसको वास्तविक भार के बराबर चलेगा, जो उसका वेट है उसको वैसा ही लगेगा। ठीक, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड स्टडी करते हैं, केस सेकंड स्टडी करते हैं। तो केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है कि अगर हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ गतिमान है, इसको समझिए, अब हमारी लिफ्ट ऊपर चल रही है ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ, तो जब ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो उस केस में क्या होगा? एक्सीलरेशन ऊपर और नियत त्वरण से, क्या है, एक्सीलरेशन कुछ भी है ऊपर की तरफ चल रहा है, तो उस पर्सन को कैसा अपना मास लगेगा जरा समझना। तो इस केस में जो इसको मास अपना एज्यूम होगा, R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, रिएक्शन फोर्स ऐसा लगेगा। जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा ना, क्योंकि mg नीचे है और ma ऊपर है, तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? एक फोर्स ma भी तो ऊपर लगेगा, एक फोर्स ma भी तो ऊपर लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन के वजह से एक फोर्स ऊपर लगने लगेगा और एक ऑलरेडी रिएक्शन लग रहा है। तो रिएक्शन प्लस ma ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे? mg को। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक्सीलरेशन के वजह से ऊपर की तरफ ma, क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहता है जिस डायरेक्शन में त्वरण उस दिशा में एक बल लगेगा, तो ma भी ऊपर, रिएक्शन फोर्स भी ऊपर और नीचे mg। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? तो ये बैलेंस ऐसे होंगे, R प्लस ये दोनों फोर्स मिलके mg को बैलेंस करेंगे। R प्लस एम ए इज इक्वल टू mg, ये ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगा आपका। प्रॉब्लम हो गया कुछ में भी। ठीक, तो जैसा कि जब लिफ्ट ऊपर चलता है तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगता है mg प्लस ma। जरा कंसेप्ट को समझ लेना, यहाँ पे 3 फोर्स लगते हैं, एक रिएक्शन फोर्स, एक एक्सीलरेशन, एक mg। तो रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू आती है वो mg प्लस ma आता है। ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स का। तो यहाँ से तुम्हें डिसाइड क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो अधिक वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? रिएक्शन की वैल्यू अधिक। तो इसीलिए कहा जाता है जो आदमी होगा, जो पर्सन होगा, आदमी, इसको अधिक मास फील होगा। इसको कैसा मास फील होगा? अधिक भार फील होगा, अधिक वेट। समझ रहा है ना, अधिक वेट। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी जुड़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आभासी भार है, जो उसको लग रहा होगा, आभास मतलब समझते हैं ना, आभासी भार, वो ग्रेटर देन है कंपैरिजन टू वास्तविक भार। वास्तविक भार क्या है उसका? mg है। जो उसको रियल मास है वो तो भाई mg ही है ना, mg वो उसका रियल मास है, mg। लेकिन उसको कैसा आभास होगा? इसीलिए कहा जाता है कि जब लिफ्ट हमारी ऊपर जाती है ना, तो हमें भी फील होता है कि बहुत अधिक हमारा वेट हो गया। वो इस कंसेप्ट से रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस ma उस केस में जुड़ जाते हैं, mg प्लस ma दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा केस क्या हो जाता है? वो ओवरऑल फोर्स बढ़ जाता है, आभासी भार ज़्यादा लगने लगता है। इस केस को रिमेंबर रखिएगा, जब हमारा लिफ्ट ऊपर जाता है तो रिएक्शन फोर्स में जुड़ जाते हैं, दोनों मास जुड़ जाते हैं, mg प्लस ma ये जुड़ जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड स्पेशल केस, इसका सभी चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक द्रव्यमान तो mg ही है और आभासी क्या है? R। आभासी जिसको हम रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं वो हमारा आभासी है।
तो केस थर्ड, अब हम पढ़ते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? हमारी लिफ्ट नीचे जा रही हो। अब ये लिफ्ट नीचे जा रहा है ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ, ये लिख दिए नीचे की तरफ गतिमान। तो यहाँ पे कितने फोर्स लगेंगे? नीचे की तरफ है तो नीचे ही लगेगा ma, आपको पता है जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स, और एक फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा mg पर्सन का, जो आदमी अंदर बैठा है लगेगा ना। और रिएक्शन तो ऑलवेज ऊपर रहेगा, ये रहा रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये कैसे बैलेंस होगा? तो यहाँ पर आपका बैलेंस होता है रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस ma। समझ में आया? रिएक्शन फोर्स में जो क्वांटिटी वहाँ पे जुड़ जा रही थी पिछले केस में, यहाँ पर वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होने के वजह से, रिएक्शन फोर्स में सब्सट्रैक्शन हुआ ना, इसीलिए कहा जाता है इसको अपना भार कैसा प्रतीत होगा? कम प्रतीत होगा। उसको अपना भार कैसा होगा? कम प्रतीत होगा। जो उसका भार होगा, भार कैसा होगा? कम प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर जाती हैं। 3 फोर्स हैं, 3 फोर्स में रिएक्शन की जो वैल्यू आती है वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है mg माइनस ma से, तो भार उसको कम प्रतीत होगा। तो इसका मतलब क्या है? भार के कम प्रतीत होने का मतलब है जो उसका वेट होगा r, अब की कौन बड़ा हो जाएगा? वास्तविक भार बड़ा होगा और आभासी कम होगा। आभासी भार तुम्हारा r है, और रियल मास उसका mg है, वेट w, जिसको इन शॉर्ट w भी कह सकते हैं। तो कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को कहते हैं कि जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमें लगता है अरे कितना तेज़ से लिफ्ट नीचे जा रही है, हमें लगता है कि हमारा मास है ही नहीं। आप कभी फील किए होंगे जब झूला झूलते हैं तो जब झूला ऊपर से नीचे आता है ना, आपको लगता है हमारा मास तो एकदम है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो वो वजह ही ऐसा होता है क्योंकि नीचे आते समय बॉडी घट जाती है, mg में से ma सब्सट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए आदमी को अपना भार कम प्रतीत होता है। ये सब नोट आप रिमेंबर रखिएगा क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल स्टडी रीड करवा रहा हूँ। इसका वास्तविक भार कैसा होगा? कम प्रतीत होगा, और जब ऊपर जा रही है तो भार ज़्यादा प्रतीत होगा। क्यों ज़्यादा प्रतीत होगा? क्योंकि उस केस में एडिशन था, पिछले वाले केस में एडिशन था, लेकिन इस प्रेजेंट केस में जब लिफ्ट नीचे गतिमान है तो mg माइनस ma हुआ, इसलिए ये कम प्रतीत होगा। तो जब भार कम प्रतीत हुआ तो ये देख रहे हो, तभी तो वास्तविक भार ज़्यादा होगा, रियल भार आभासी भार कम होगा, तभी तो कम बोल रहे हैं ना, क्योंकि आभासी भार का मतलब r है और वास्तविक का मतलब wmg है। ठीक, इसके बाद फिर क्या करते हैं? इसके बाद ये हमारा कंसेप्ट हो गया, और इसी का एक स्पेशल केस कहता है कि अगर हम क्या करें, डोरी कट कर दें, अगर हम किसी लिफ्ट की रस्सी काट दें, किसी लिफ्ट की रस्सी हम काट दें। ज़रा सेंस वाइज सोचो, अगर हम लिफ्ट के नीचे होने वाली गति के लिए ये समीकरण बनाए हैं, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो हम ये केस पढ़े, और आपसे स्पेशल केस कह दिया कि हम रस्सी काट दिए, स्पेशल केस, रस्सी हमने काट दिया, तो जैसे रस्सी काटोगे तो फिर क्या होगा? A बराबर g हो जाएगा। जैसे तुम रस्सी को कट करोगे त्वरण तुरंत खत्म हो जाएगा, और फिर कौन सा त्वरण हावी हो जाएगा? ग्रेविटी वाला फोर्स, ग्रेविटी वाला त्वरण, मतलब ये जो पृथ्वी का त्वरण है वो हावी हो जाएगा, पृथ्वी का त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ हावी हो जाएगा। तो A बराबर g यहाँ पुट कर दो, A बराबर g पुट कर दो, तो ma माइनस ma r इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। पुट करके चेक कर लो इसी इक्वेशन में। आप कहोगे सर क्यों इसमें रख रहे हैं? तो ज़रा खुद कंसेप्ट वाइज सोचो, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसके लिए हमने स्पेशल समीकरण यही बनाया जो हमेशा ये फॉलो करेगा। तो यहीं से स्पेशल केस रखोगे ना, जब हम रस्सी को काट दें, लिफ्ट के रस्सी को काट दें, तो काटने पे क्या होगा? अब लिफ्ट अपने आप गिरने लगेगा नियत त्वरण के अधीन, तो A बराबर क्या हो जाएगा? g हो जाएगा, और पुट करके देख लो r बराबर 0। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम सडनली लिफ्ट की रस्सी काट दें तो उसको भार अपना क्या हो पता होगा? नगण्य भार हो जाएगा। नगण्य मतलब उसका मास, उस पर्सन का मास नेग्लिजिबल फील होगा,
नेग्लिजिबल फील होगा, उसको महसूस होगा कि मेरा मास ख़त्म हो गया, मेरा मास क्या हो गया, ज़ीरो एज्यूम होगा। समझ में आया? तो ये था मास W बराबर उसको जीरो फील होगा। आदमी को अपना भार कैसा फील होगा, नगण्य फील होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या है, उसको फील होने वाला भार। तो ये थे हमारे स्पेशल केस आज के, जो कि हमने लिफ्ट का मोशन पढ़ा। प्लीज़ बेटा रिपीट कर लीजिएगा, विदाउट रिपीट तो ये चीज़ें सारे केस, आज का टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, टफेस्ट टॉपिक था, तो बिना रिवीजन के तो नहीं होगा। तो इन सारे केसेस को 2 बार 3 बार देख करके रिमेंबर रखिएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा स्पेशल केस इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर आप सभी के साथ, न्यूमेरिकल गन प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पे हम सवाल लगवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।